नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग अभी लूसेंट हिस्ट्री की सीरीज को हमने शुरू किया हुआ है और ये सीरीज आपको आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसका एक चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें मैंने इतिहास के स्रोतों की बात की थी, हड़प्पा सभ्यता की बात की थी। उन सारे टॉपिक्स को अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं और आप अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक नए चैप्टर के साथ शुरू हुए हैं या आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में हल्की सी शुरुआत कर दी थी लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था। तो आज बिना देरी किए आज इस टॉप चैप्टर की मैं शुरुआत कर देता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि मंडे से चीज़ें रेगुलर करूंगा और आज से ये चीज़ें रेगुलर रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी और आपको बहुत अच्छी सी भाषा में बहुत व्यवस्थित रूप से ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। मैं और आप बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की, यानी कि वैदिक सभ्यता वो समय है जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे और आपको वेदों से मिलती है। ये वो समय है जब वेदों का लेखन कार्य शुरू हुआ था। ये वो समय है जब वेदों की सहायता से ये समझने की कोशिश करेंगे मैं और आप कि समाज कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो सुनिए व्यवस्थित रूप से। सबसे पहले इस वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्से को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ये वो काल है जब 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में डेवलप हुआ। ये वो काल है जिसे हमारे समाज में उन्नति का काल कहा जाता है। ये वो काल है जिस हमारे समाज में फीमेल की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये वो काल है जो हमारी समाज की प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, हमारे समाज में मॉडर्नाइजेशन को दिखाता है। हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसका समय क्या है, जिसका समय है 1000 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के समय। उसके बाद अगला जो पीरियड है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये बोला जाता है लेटर वैदिक काल। ये वो समय है जब हमारे समाज में कुछ व्यवस्थाएं बदलने लगी थी। ये वो समय है जब हमारे समाज में कुरीतियों का आगमन होने लगा था। ये वो समय है जब हमारे समाज में बैड प्रैक्टिसेस का आगमन होने लगा था। हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, लेटर वैदिक काल की, जिसका समय है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के। सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता जहां एक शहरी सभ्यता थी, तो वहीं वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस समय ग्राम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, यानी कि आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। मूल निवासी कौन थे? तो एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कहना था कि मध्य एशिया से आने वाले लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था, इस सभ्यता का गठन किया गया था। कौन बोल रहा है? ये बात बोली जा रही है मैक्स मूलर के द्वारा। ये मैक्स मूलर नाम के विद्वान बोल रहे हैं। सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास स्थान था। इन लोगों ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की शुरुआत पंजाब और सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में हुई थी और इस सभ्यता की जो मुख्य भाषा थी वो थी क्या? वो थी संस्कृत। इस सभ्यता की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत, यानी कि इस सभ्यता के ज्यादातर लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला? ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने कहा मूल निवासी कौन थे? मध्य एशिया से आने वाले लोग, जिनके बारे में मैक्स मूलर साहब बताते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। तीसरी बात मैंने क्या बताई? अफगानिस्तान और पंजाब वाले रीजन में ये सभ्यता विकसित हुई। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सभ्यता के लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि उस समय संस्कृत भाषा का काफी ज्यादा बोलबाला हमारे देश में देखने को मिलता था। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी उसकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। दैट मीन्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस सभ्यता के लोगों का कैसा था, ये मैं और आप जानने वाले। ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम अगर मैं प्रशासनिक इकाई की बात करूं तो सबसे पहला होता था राष्ट्र या स्टेट, जिसका हेड होता था राजा, और ये पॉलिटिकल क्लास की सबसे बड़ी यूनिट होती थी। इसे पॉलिटिकल क्लास की सबसे बड़ी यूनिट माना जाता था। पहला चीज, सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्लास की यूनिट होती थी जिसे क्या बोलते थे? जिसे राष्ट्र बोलते थे, और इसका हेड राजा होता था। इसके अलावा स्टेट छोटे छोटे यूनिट्स होते थे जिसको जन कहा जाता था और जन का हेड राजन होता था। उसके बाद फिर बिस होते थे। बिस जस्ट लाइक हमारे आज के समय डिस्ट्रिक्ट, उसके हेड को बिस्पति कहा जाता था। फिर ग्राम होते थे, ग्राम के हेड को ग्रामीणी कहा जाता था। और सबसे छोटी यूनिट कुल होती थी। सबसे छोटी यूनिट कुल होती थी जिसके हेड को कुलप कहा जाता था। दोबारा सुनिए, सबसे बड़ी यूनिट क्या है? राष्ट्र, जिसके हेड को
क्या कहा जा रहा है? जिसके हेड को राजा कहा जा रहा है। दूसरी यूनिट क्या है? जन, जिसके हेड को राजन कहा जा रहा है। तीसरी यूनिट विस, विस का मतलब देखो जैसे ये देश हो गया, ये आपका स्टेट हो गया, ये आपके जिले हो गए। विस, विस का मतलब विस के हेड को विस्पति कहा जा रहा है। फिर आपका गांव, गांव के हेड को क्या बोला जा रहा है? ग्रामीणी कहा जा रहा है। और लास्ट में सबसे छोटी यूनिट होती थी कुल, कुल के हेड को कुलपति या कुलप कहा जाता था। इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को किस समय देखने को मिलती थी? तो आंसर है, याद रखिएगा, कौन से समय? तो ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार की व्यवस्था मुझे और आपको देखने को मिलती थी। अब हम इस समय के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन पर आए दिन क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा इन अधिकारियों के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं धार्मिक अधिकारी, उस समय के धार्मिक अधिकारी को पुरोहित बोलते थे। पुरोहित आप जानते हैं, जो हमारे धार्मिक कार्य करता है, जो हमारे लिए बहुत सारी रिचुअल्स करवाता है, उसे पुरोहित बोलते थे। गुप्तचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय गुप्तचर व्यवस्था थी, स्पाई सिस्टम होता था, और स्पाई सिस्टम के हेड को या व्यक्ति को स्पस कहा जाता था। दुर्गपति, जो किले बनाए जाते थे, दुर्ग होते थे, उसके हेड को पुरप कहा जाता था। चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। चारागाह, पशुओं को चराने के लिए जो बड़े बड़े चारागाह होते थे, जहां पर गाय भैंसों और उनको चराया जाता था, उसके हेड को बाजपति कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में बाजपति नामक अधिकारी निम्न में से संबंधित था। तो याद रखिएगा, चारागाह या गोचर भूमि से था। इसके अलावा पुलिस, अपराधी पकड़ने वाली व्यक्ति को उग्र कहा जाता था। सूत, रत्कार या कम्मादी, ये क्या थी? रत्नियां थी। सूद, रत्कार या कम्मादी ये रत्नी थी। 12 थी, इनकी संख्या अलग अलग प्रकार के थे। सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिकों को माना जाता था। पुरोहितों को इसलिए क्योंकि वो धार्मिक कार्य करवाते थे, और सैनिकों को इसलिए क्योंकि वो राज्य की सेवा, राज्य को अपनी सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे, जिससे कि राज्य सुरक्षित रहता, राज्य की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से काम करती। इसी वजह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और राजा को माना जा रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऋग्वैदिक काल व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। यानी कि न्याय कौन होता था, न्यायाधीश कौन होता था, ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। संभवतः इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय राजा ही शासक होता था और वही न्याय व्यवस्था को चलाने का या देखरेख करने का काम करता था। अन्य किसी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया था। यह बात दिमाग में रखिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, धार्मिक अधिकारी पुरोहित, गुप्तचर स्पस, द्रुपति पुरप, चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी बाजपति, पुलिस या अपराधी पकड़ने वाला उग्र, और सूत, रत्कार, कम्मादी, ऐसी 12 रत्तियां होती थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन माना जाता था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति पुरोहित, और आपको याद रखना है कौन होता था? सैनिक होते थे। और न्याय व्यवस्था का कोई विवरण उस समय देखने को नहीं मिलता है। अगले टॉपिक पे आइए। अब आता है सभा और समिति। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभा और समिति उस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिट। देखिए जरा, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो राजा को विभिन्न मुद्दों पर एडवाइस करता था। राजा को कहां काम करना है, किस तरह से काम करना है, टैक्स क्या होगा, किस देश पर अटैक करना है, किस जगह पर करना है, इसको सलाह देने के लिए यूनिट होती थी, जिसे सभा और समिति कहा जाता था। सभा श्रेष्ठ लोगों की, इंस्टीट्यूशन ऑफ बेस्ट पीपल, वो लोग शामिल थे एजुकेटेड, बहुत अच्छी सलाह देते थे। जैसे आज के सामने हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सलाह देने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से कैबिनेट जो है, इसी प्रकार के जो कैबिनेट लेवल के अधिकारी हैं, इसी तरह की ये संस्था होती थी, जिसे सभा और समिति कहा जाता था। समिति में, सभा में याद रखिए श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, समिति में सामान्य लोग थे। अब ये दो हैं यूनिट हैं, सभा में श्रेष्ठ बेस्ट पीपल और समिति में सामान्य लोग हुआ करते थे। इसके अलावा अध्यक्ष, सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में ईशान नामक अधिकारी निम्न में से संबंधित था, तो याद रखिएगा ये सभा और समिति का हेड हुआ करता था। एक और बात, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी कि वुमेन्स क्या, वुमेन्स कुड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड कमेटी, यानी कि सभा और समिति की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा उच्च थी। सोचो, अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट मींस द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड। बहुत अच्छी वुमेन की कंडीशन हुआ करती थी, क्योंकि वो सभा और समिति के उसमें पार्टिसिपेट करती थी। दोबारा बोल रहा हूं, सभा समिति क्या थी? राजा को एडवाइस देने वाली संस्था थी। सभा बेस्ट लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। महिलाएं सभा और समिति की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती थी। ये आपको याद रखना है ऋग्वैदिक काल में यहां पे। अब आगे आ जाइए, क्या इस समय युद्ध होते थे? जरा बताइए, क्या इस समय युद्ध होते थे? मैंने आपको जब पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में मुझे और आपको युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये वो समय है
जब युद्ध के साक्ष्य होने लगे थे, युद्ध होने लगा था। तो युद्ध क्या, यूज द वर्ड गविष्टि फॉर वॉर। ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था, गविष्टि। क्यों भाई गविष्टि क्यों? क्योंकि वो मुख्य रूप से युद्ध गायों की खोज की वजह से होते थे। गायों के कारण, सर्च ऑफ काउस, गाय की वजह से ये युद्ध होते थे। और इस समय गाय को क्या बोला जाता था, अघन्या। अघन्या मतलब एक ऐसी चीज जिसकी हत्या ना की जा सके, अघन्या। याद रखिएगा, इस वजह से गाय को लेकर युद्ध होते थे। इस समय का जो सबसे फेमस युद्ध है उसका नाम है दसराज युग। दसराज युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। दसराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं के बीच हुआ युद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्तमान में जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक तरफ सुदास भरत नामक समुदाय का वो था और एक तरफ 10 राजा, और इसमें सुदास की जीत हुई थी। क्या हुई थी? सुदास की जीत हुई थी। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो आंसर है दसराग युद्ध की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। किससे? ऋग्वेद के 10वें मंडल से दसराग युद्ध की जानकारी मुझे और आपको मिलती है। याद रखिएगा, कौन से? 10वें मंडल से दसराग युद्ध की जानकारी मिलती है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आंसर देंगे आप? दीजिएगा जरा, बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल से किसकी जानकारी मिलती है? तो आंसर है, कहोगे सर, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 3रे मंडल से किसकी जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे सर, महामंत्र, जिसे मैं और आप गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, उसकी जानकारी मुझे और आपको किससे? ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलती है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये दिमाग में दोबारा बोल रहा हूं, युद्ध को क्या बोलते थे? गविष्टि बोलते थे। क्यों होता था? गायों के लिए होता था। गाय को क्या बोला जाता था? अघन्या बोला जाता था। सबसे फेमस युद्ध जो हुआ है दसराग युद्ध, कौन सी नदी के किनारे? पुरुषणी नदी के किनारे, यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ। एक तरफ भरत कबीले के रूलर सुदास और दूसरी तरफ 10 राजा, जिसमें सुदास विजय हुए थे। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा। यहां पर गाय को क्या बोलते थे? अघन्या। अघन्या का मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके। आगे आइए, ये तो हो गई हमारी बात सामाजिक व्यवस्था। हमने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन ले ली। अब मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आखिर पॉलिटिकल सिस्टम इनका क्या था, सॉरी सोशल सिस्टम क्या था, सामाजिक व्यवस्था समाज में क्या था। तो उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। मैंने बताया ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर एक है पुरुष सूक्त, उससे मुझे और आपको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और विभाजन क्या था? काम के आधार पर। मैंने क्या बताया था उस समय? द वर्ण व्यवस्था वॉज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। आप जो काम कर रहे हो उसी के बेस पर आपको वर्ण में विभाजित किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ा रहा होता तो मैं क्या कहलाता? मैं ब्राह्मण कहलाता। अगर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं किसी वर्ग को तो मैं शूद्र कहलाता। अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो मैं वैश्य कहलाता। अगर मैं क्या रूलर या सैनिक का काम कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय कहलाता। तो याद रखिएगा, इन द ऋग्वैदिक काल द वर्ण सिस्टम वॉज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, याद करिए, कर्म। आपके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को डिफाइन किया गया था, वर्ण व्यवस्था डिसाइडेड थी। याद रखिए, समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि उस समय भी समाज पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी थी। महिलाओं को सभा और समिति में पार्टिसिपेट लेने का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, महिलाओं को अपने अनुसार चीजें करने का अधिकार था। दिमाग में रखिए, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। तो पितृसत्तात्मक समाज जरूर था, लेकिन महिलाओं की कंडीशन बहुत इंप्रूव थी। हालांकि महिलाओं की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऑल्दो द बेटर कंडीशन ऑफ वुमेन। कैसे भाई? उस समय शिक्षा के क्षेत्र में कई बहुत सारी फेमस विदुषियां हुई हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास। ऐसी कई सारी महिलाएं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग कीर्तिमान हासिल किया, ये ऋग्वैदिक काल की तो हैं। इसके अलावा बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था। आज जैसी जो आज भी कुछ राज्यों में कुप्रथा है, ऐसी प्रथा ऋग्वैदिक काल में त्याग दी गई थी। तो हमें भी तो त्यागनी चाहिए, सीखना चाहिए हमें हमारे पूर्वजों से कि उस समय देखो कि बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके अलावा पति के साथ यज्ञ में भागीदारी, वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, महिलाएं पति के साथ पार्टिसिपेट करती थी। याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखने को? विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति थी। और एक और इंपॉर्टेंट एक शब्द यूज होता है, अमाजू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो अमाजु शब्द ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जीवन भर अमैरिड रहती थी। ऐसी महिला को अमाजु कहा जाता था। दोबारा बोल रहा हूं,
उस समय वर्ण व्यवस्था थी जिसकी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। मैंने बताया 4 वर्ण हुआ करते थे, विभाजन था कर्म के आधार पर, आपके कर्मा के आधार पर। पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी, वो शिक्षा में पार्टिसिपेट करती थी, बाल विवाह पर्दा व्यवस्था नहीं थी, पति के साथ यज्ञ में भागीदारी, और विधवा स्त्री अपने देवर से शादी कर सकती थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोशल व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी उस समय। अब धर्म क्या था, रिलीजियस वैल्यू क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी ऋग्वैदिक काल के लोगों की? तो सबसे प्रिय देवता कौन था? इंद्र। ऋग्वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उनका नाम था इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, तो आंसर है इंद्रदेव को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अग्नि उस समय मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ का काम करता था, यानी कि मीडिएटर ऑफ मैन एंड गॉड के बीच में। क्यों? क्योंकि लोग अग्नि के माध्यम से ईश्वर को ही भेंट चढ़ाने का काम करते थे। जब आप यज्ञ करते हो तो आप भोग लगाते हो, तो अग्नि के माध्यम से वो ईश्वर को मिलता था और ये मीडिएटर माने जाते थे। पवित्र पशु क्या था? गाय। गाय को क्या बोलते थे? अघन्या। अघन्या मतलब ऐसा जानवर जिसकी हत्या ना की जा सके। तभी से परंपरा चली आ रही है कि गाय हमारी माता है, हमें गाय से पवित्र जानवर हमारे लिए नहीं है। गाय को ब्रह्मांड का रचनाकार कहा जाता है, जिसमें सारी चीजें बसती हैं। याद रखिएगा, गाय को अघन्या कहा जाता था। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, उस समय की सबसे पवित्र नदी थी। गायत्री मंत्र याद रखिएगा, सावित्री देवता से संबंधित है, जिसका संबंध हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है महामंत्र गायत्री मंत्र। इसके अलावा किसने लोगों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। लोगों को आर्य प्योर बनाने के लिए इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। जल्दी से मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार और इसके बारे में कि किसने इसकी, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए कि गायत्री मंत्र की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई। ध्यान से सुनिए, किस व्यक्ति के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आइए। अब उस समय के ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता सुन लीजिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के अपन देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला देवता इंद्र, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। मैंने कहा लीडर ऑफ वॉर एंड गॉड है। उस समय युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मीडिएटर का काम करता था। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासन, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन का देवता इसको कहा जाता था। दौ आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन देवता है। दौ सबसे मोस्ट आपका है एसेंट है, प्राचीन देवता है। सोम वनस्पति का देवता कहा जाता था, प्लांट। उषा प्रगति एवं उत्थान, यानी कि गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, गॉड ऑफ कैलेमिटीज। पूषण पशुओं का देवता, इंपॉर्टेंट है, पूषण पशुओं का देवता, ठीक है, पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण और पालन करता। और मारुति आंधी तूफान का देवता इनको कहा जाता था। मारुति को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। देख लीजिए एक बार, आंधी तूफान का देवता किसको कहा जा रहा है यहाँ पे। चले आगे, याद करिएगा। अग्नि सबसे पहले इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता, अग्नि मध्यस्थ का देवता, वरुण पृथ्वी सूर्य निर्माता, धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम बताइए वनस्पति का देवता, उषा प्रगति उत्थान का देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला, पूषण पशुओं का देवता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में पूषण निम्न में से किसका देवता था, तो पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षक, और मारुति आपको याद ही है आंधी तूफान के देवता, मारुति नंदन। याद आ रहा है, याद रखिए। अब देखो लोगों की जीवन शैली क्या थी। आखिर जीवन शैली में कौन कौन सी लोग चीजें प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहले मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ थी। आपको याद रखना है उस समय पबजी नहीं था, सबवे सफर नहीं था, कैंडी क्रश नहीं था, तो ये लोग अपनी लाइफ के लिए म्यूजिक, संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ करते थे। याद रखिएगा इनके बारे में। प्रिय पशु कौन था, इनका हॉर्स भी एक प्रिय पशु हुआ करता था। हॉर्स इस समय तक आते आते प्रिय होने लगा था। मुख्य पेय क्या था, सोमरस। देखो सोमरस को लेकर एक व्यवस्थित जानकारी नहीं है। कई जगह कहा जा रहा है कि एक नशीला ड्रिंक हुआ करता था, लेकिन कई जगह ज्यादातर ये कहा जाता है एक वनस्पति ड्रिंक था जो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक शरबत टाइप का हुआ करता होगा, याद रखिएगा। वस्त्र 3 प्रकार के लोग पहनते थे, बास, अधिवास और उष्णीय, ठीक है, उष्णीस 3 प्रकार के वस्त्र ये लोग पहनते थे। याद रखिएगा, बास और आपका अधिवास और उष्णी ये पहनते थे। अंदर पहनने वाले इनसाइड क्लॉथिंग को नीवी कहा जाता था, यानी कि जो व्यक्ति इनसाइड क्लॉथिंग होती थी, यानी कि अंडरगारमेंट्स जिनको बोलते हैं, उनको नीवी के नाम से जाना जाता था। दिमाग में रखिएगा। मनोरंजन के लिए संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, प्रिय पशु घोड़ा और मुख्य पेय सोमरस और 3 प्रकार के बास, अधिवास और उष्णी और
इनसाइड पहनने जाने वाले वस्त्र को क्या बोला जाता था? तो आंसर है नीवी, उसको कहा जाता था। अब कुछ और जानकारी छोटी छोटी है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, या ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य लोगों का प्रोफेशन था एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। ये लोग पशुपालन और आपका कृषि करते थे, अच्छी बात है। इसके अलावा धातु, लोहे को उस समय अस्यमक कहा जाता था, यानी कि इस समय तक आते आते ये लोग लोहे के बारे में जान चुके थे, आर्यों ने इसकी खोज की थी। तांबा लोहित बोलते थे इसको, कॉपर का इस्तेमाल होने लगा था। आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यहाँ पर बार्टर सिस्टम देखने को मिलता था। इस समय तक अभी भी रुपए या मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। पणी नामक व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। और बैकनाट कौन था? सूदखोर, वो व्यक्ति जो ब्याज पर पैसे देता था लोगों को, ब्याज में पैसे देने वाले व्यक्ति को बैकनाट कहा जाता था। दोबारा बोल रहा हूं, मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन और कृषि था। इसके अलावा धातु, लोहे का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल कर चुके थे। आदान प्रदान के लिए वाटर सिस्टम चलता था। पणी व्यापार हेतु दूर तक जाने वाला व्यक्ति, और बैकनाट सूदखोर को कहा जाता था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। किससे रिलेटेड? तो मैंने आपको कहा, बता दीजिए, मैंने आपको कहा कौन सी सिविलाइजेशन, तो आप जान चुके हो कौन सी सिविलाइजेशन की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां हैं। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां हैं, तो अपन कुछ नदियों के बारे में बात करने वाले हैं जो ऋग्वैदिक काल में फेमस हुई थी। कौन कौन सी नदी हैं? सबसे पवित्र नदी सरस्वती, आपको याद रखना है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियां जिनका संगम बनता है प्रयागराज में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था। तो ये सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में सरस्वती थी। सर्वाधिक उल्लेखित नदी, सबसे ज्यादा चर्चा किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी का। कहां से निकलती है? तो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और फाइनली अपना पानी अरब सागर में गिराती है। बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, गंगा एक बार इंफॉर्मेशन मिली है, यमुना की 3 बार इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये नदियां हैं जो पुराने नाम के साथ और नए नाम के साथ हम बात करने वाले हैं। जैसे उस समय की पुरानी नदी है कुंभ, जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम, कुभा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल, वितस्ता, इंपॉर्टेंट है, झेलम आपको याद रखना है। इसी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, और इसी झेलम नदी के किनारे भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, क्या नाम है जरा बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील इसी के किनारे है। असनी, चिनाब रिवर, परुष्णी, रावी नदी, अभी मैंने जिसके बारे में बताया, इसी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था। सतुद्री, सतलज, इंपॉर्टेंट है। विपासा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, इंपॉर्टेंट। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था? गंडक। द्रसती, घग्गर, गोमती, गोमिल आपको याद रखना है गोमती नदी के बारे में। ठीक है, गोमती, गोमिल, और सुबस्तु, स्वात नदी। ये वो नदियां हैं जिनका वर्णन ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। इसका वर्णन मुझे और आपको किसमें? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में इसका वर्णन मुझे और आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका ऋग्वैदिक काल, यानी कि वो काल जिसमें वेदों का इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला काल आता है उत्तर वैदिक काल, जिसे मैं और आप लेटर वैदिक काल बोलते हैं। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या क्या चेंज आएंगे वो हमें समझने हैं। क्या चेंज ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आएंगे वो हमें जानने हैं। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला चेंज क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। यानी कि इसमें पहला चेंज क्या आया? याद करो, जहां उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। इस समय तक आते आते प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता होने लगे थे या हो गए थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति राजा बनता था तो वो एक अनुष्ठान करता था, एक बड़ा यज्ञ करता था, जैसे राजसूय यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? जैसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी? अभी तक मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके? कर्म के आधार पर थी, लेकिन इस समय तक आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी थी। इसका मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, बनिए के घर में जन्म लेने वाला वैश्य, शूद्र के घर में जन्म लेने वाला शूद्र, यानी कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। और यहीं से डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे थे, यहीं से जाति व्यवस्था आने लगी थी, यहीं से वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच आने लगी थी। याद रखिएगा यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा, और इसके अलावा हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऋग्वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की कंडीशन सर्वाधिक खराब हुई थी। ऋग्वैदिक काल में मैंने क्या बताया था, महिलाएं काफी अच्छी कंडीशन में थी, कहने को पितृसत्तात्मक समाज था, यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकती थी, पर्दा व्यवस्था नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, विधवा महिलाओं को शादी करने का अनुमति थी। लेकिन इस काल में महिलाओं की कंडीशन सर्वाधिक बुरी हो जाएगी। देखें कैसे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस समय तक आते आते मुद्रा चलने लगी थी। तो निष्क और शतमान क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या है, तो आंसर है मुद्राएं। इस समय तक आते आते मुद्राएं चलने लगी थी, याद रखिएगा। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के नहीं थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका वजन था, मूल्य था, पर शतमान और ये दो सिक्के चलने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटें जिन्हें आग में पकाया के बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बनाया गया था, कौशाम्बी नगर में हुआ। इसके अलावा गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र नामक संस्था का उदय भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और गोत्र के दो नियम थे। पहला नियम, पहले तो आपको याद रखना है, गोत्र किसी न किसी सीर यानी कि महापुरुष साधु के नाम पर होता था। और गोत्र के दो नियम थे। पहला नियम, सेम गोत्र में शादी अलाउ नहीं थी, और दूसरा, महिलाओं का अपना गोत्र कोई नहीं था। पहला, सेम गोत्र में शादी अलाउ नहीं थी, दूसरा, महिलाओं का अपना गोत्र नहीं था। विवाह से पहले उन्हें अपने पिता का और विवाह के बाद उन्हें अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता था। ये गोत्र के नियम थे। और गोत्र व्यवस्था यानी कि हर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सीर का वंशज होता था। अब हमें इनके हमें क्या समझना है, हमारे पास कुछ स्रोत हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वैदिक काल की। तो उपनिषद है, इनकी संख्या 118 है। सत्यमेव जयते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आए दिन तुमने दिखा होगा, सत्यमेव जयते पुलिस वालों की वर्दी पर और कई जगह लिखा रहता है। कहां से मिला है, तो ये उपनिषद है 118। उनमें से एक उपनिषद है मुंडोपनिषद, यानी कि मुंडोकोपनिषद। इसी से मुझे और आपको किसके बारे में, सत्यमेव जयते की बारे में बात की गई। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ब्रेकिंग बोट से की गई है, तो याद रखना मुंडोकोपनिषद से की गई है। महाकाव्य कितने थे, संख्या 2 थी। उस समय महाकाव्य 2 थे, महाभारत और रामायण। सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाभारत है, आपको याद रखना है। इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथ बहुत बार लिखा गया है। इसका अरबी भाषा में भी ट्रांसलेशन हुआ है, जिसे मैं और आप रज्मनामा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। इसके लेखक कौन थे, मूल लेखक एनसीईआरटी में भाट सारथियों को बताया गया है। बाद में लेखन करने का काम ब्राह्मणों ने किया और अंत में लेखन का काम महर्षि व्यास ने किया। ऐसा बताते हैं, महर्षि व्यास ने गणेश जी से इसका लेखन कार्य कराया था। याद रखिएगा, रामायण किसका, महाभारत का। रामायण के बारे में आप जानते हो, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, याद रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है, जो सबसे पुराना नाम है। और इसका फारसी अनुवाद क्या है, तो आंसर है रज्मनामा। क्या है, रज्मनामा। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, इस समय कुछ फिलॉसफी डेवलप हुई, प्रोमिनेंट फिलॉसफी एंड देयर फॉलोवर्स। कुछ फिलॉसफी डेवलप हुई, जैसे चारवाक दर्शन इंट्रोड्यूस किसने किया, चारवाक ने किया। योग दर्शन पतंजलि, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिए। शुंग राजा के दरबार में रहने वाले महर्षि पतंजलि, जिनके द्वारा योग की शुरुआत की गई, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है क्या, महाभाष्य, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी इंपॉर्टेंट, उत्तर मीमांसा के बादनारायण और वैश्विक के कणाद या उलूक, याद रखिएगा। ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, चारवाक के चारवाक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैश्विक के कणाद या उलूक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने ये फिलॉसफियां इंट्रोड्यूस करने का काम की थी। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार और देख लीजिए जिससे कि आप नोट्स बना सकें। वेदांत दर्शन और मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत की रचना बादरायण ने की थी। एक और है, ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना महर्षि बादरायण के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में हम बात कर रहे थे, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ये था हमारा चैप्टर, क्या, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ें, क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्योंकि जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो बड़े एग्जाम में जो लिखने वाला पोर्शन आता है कि बताइए उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के चेंज देखने को मिले जो ऋग्वैदिक काल में मौजूद नहीं थे, तो आप आसानी से बता सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले थे, किस प्रकार के परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले थे, उनको आप आसानी से बता सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन आप आसानी से दे सकते हो। याद रहेगा। तो
तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है जिससे कि व्यवस्थित रूप से आपकी तैयारी हो सके। तो आज एक ही चैप्टर कराऊंगा, कल अगली क्लास में आपके साथ शुरू करेंगे कौन सा, महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपद। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत व्यवस्थित चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी बात के साथ आज मैं विदा लूंगा आपसे, ठीक है। अब से आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, धीरे धीरे करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी की क्लास भी मिलेगी और बहुत सारी क्लासेस यहां पर शुरू होंगी। आपसे बस थोड़ी सी गुजारिश है कि आप इन क्लासेस को लास्ट तक देखा करें। अगर आपको लगता है कि ये कामयाब हैं, दूसरों को हेल्प कर सकती है, तो उनके साथ शेयर किया करें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मिलूंगा ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।